हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री अकेडमी। टेट के फॉर्म्स आ चुके हैं और बहुत जल्द जनवरी में पेपर्स होंगे। तो ईवीएस के मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें 7 क्लासेज हो चुकी और आज 8वां क्लास लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो आप पिछले सारे क्लासेज देख लीजिए। जो भी आपको कन्फ्यूजन हो तो जरूर बताएं। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्लास की तरफ। ठीक है, तो देखिए आज का चैप्टर है बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में जैव विविधता। बायो मतलब जीव और डायवर्सिटी मतलब विविध। ठीक है, तो जीव विविधता क्या होता है? पहला ही हमारा जो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना है, क्या है जीव? जीवों में विविधता, तो ये इसको जैव विविधता बोलते हैं या इसको बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। अब जीव में देखिए हमारे एनिमल्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं और ह्यूमन भी आ जाते हैं। कंप्लीटली जो ये बायोडायवर्सिटी है वो एक दिखाता है कि एक भौगोलिक एरिया है। अगर कोई एक एरिया है, एक छोटा सा कोई एक एक फॉरेस्ट है, कितनी विविधता दिख रही है। में एनिमल्स कितने प्रकार हैं, तो उनके में स्पीसीज भी कितनी डिफरेंट टाइप्स है। अगर एक ही एनिमल है तो बंदर है, तो बंदर के कितने प्रकार है। ठीक है, अगर कोई प्लांट है तो प्लांट में भी कितनी वैरायटी है, उसमें कितनी डाइवर्सिटी। कंप्लीट होता है कि एक सिस्टम है, एक इकोसिस्टम है, में कितनी डाइवर्सिटी हमें एक एनिमल के अगर देखा जाए तो उसकी स्पीसीज में कितना डाइवर्सिटी है, प्लांट्स में कितना दिख रहा है। पूरा मिला के जो एक सिस्टम होता है तो जैव विविधता बोलते हैं। तो जैव विविधता में इकोसिस्टम क्या होता है, हमने पिछली क्लासेस भी देखी हुई है। सिस्टम वो एक सिस्टम जिसमें लिविंग्स थी, जीवित एनिमल्स जीवित थे। लिविंग थिंग्स जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं तो इकोसिस्टम। तो ये एक इकोसिस्टम है, उसमें कितनी डाइवर्सिटी दिखती है जीवों के लेवल पे, तो इसको बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसको देखा गया है। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, साधारण शब्दों में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उसकी विविधता को जैव विविधता। इसका संबंध पौधों के प्रकार, प्राणियों तथा सूक्ष्म जीवाणुओं से है। ठीक है, मतलब इसमें जो विविधता जो है वो पौधों के प्रकार को, प्राणियों और सूक्ष्म जीवाणुओं से है। उनका अनुवांशिकी और उनके द्वारा निर्मित पारितंत्र से। पारित इकोसिस्टम को ही हिंदी में पारितंत्र बोलते हैं। तो उसी को उन्होंने बताया कि उनकी आनुवांशिकी और उनके द्वारा निर्मित पारितंत्र से है। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले देवधारियों की परिवर्तनशीलता, एक ही प्रजाति तथा विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तनशीलता तथा विभिन्न परितंत्रों तथा से संबंध। देखिए इकोसिस्टम की जो वो बायोडाइवर्सिटी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइफ को सस्टेन करने। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, अगर बायोडाइवर्सिटी है तो ही लाइफ सस्टेन कर। देखिए उसको गहराई से अगर समझना है तो देखिए हम लोग कहीं अगर घूमने जाते हैं, कोई सेंचुरी है या फॉरेस्ट है, तो क्या है फॉरेस्ट में क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। पौधों के बहुत सारे प्रकार है, जीवों के बहुत सारे प्रकार हैं। तो ये एक इकोसिस्टम में एक जो विविधता है इसको बायोडाइवर्सिटी हमने बोल दिया। बट ये क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी ही क्या है, हमें क्या दे रहा है, खाना दे रहा है। देखिए कि हमारे इंडिया में 50,000 से अधिक खान है, चावल खाते हैं, की वैरायटी पाई जाती है। ठीक है, आम है जो कि आम फलों का राजा बोला जाता है, तो हम लोग उसका लगभग 1,000 से ज्यादा उसकी वैरायटी पाई जाती है आनुवांशिकी लेवल। देखिए क्या है, मतलब कि एक बायोडाइवर्सिटी है
तो ही हमें अनाज मिल रहा है। अनाज की भी बहुत सारे वैरायटी, हम लोग चावल, दाल, गेहूँ, तिल, बहुत सारा चीज़ खाते हैं। फलों की वैरायटी है, सब्जियों की वैरायटी, ये क्या है? बायोडायवर्सिटी ही तो है। कपड़े मिलते हैं, ये कहीं न कहीं प्लांट्स पे ही तो हम लोग कहीं न निर्भर हैं, तो सारे जो कॉटन्स है वो भी प्लांट्स ही आते हैं। तो हमारा खाना, कपड़ा, हमारा भोजन, हमारा अ, रहन-सहन, सारी चीज़ें कहीं न कहीं बायोडायवर्सिटी से डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं, ठीक है? इवन हम लोग बताएँ कि जो कि टूरिज़्म है, हाँ, आजकल हर आदमी घूम रहा है, इसके पास भी थोड़ा बहुत, सब लोगों को घूमना बहुत, लेकिन ये क्या है? बायोडायवर्सिटी जो क्या है, एक टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा रिसोर्स आज के टाइम में बना, और इस टूरिज़्म से कितने सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। कहीं भी घूमने जाए तो कितने सारे लोग होते हैं, तो कई तरह से एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, कुछ लोग रेस्टोरेंट खोल के बैठे हैं, कोई कोई कुछ फैसिलिटी दे रहा है। तो क्या है कि बायोडायवर्सिटी ने लोगों को एक रोज़गार दिया। तो लोगों को जो जो एसेंशियल चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स हैं, उनको तो पूरी करने के साथ-साथ उनको क्या बोल सकते हैं, एक इकोनॉमिकल रिसोर्स भी प्रोवाइड कर। तो बायोडायवर्सिटी हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल, और ये बहुत, इसको समझना भी उतना ही ज़रूरी है, ठीक है? तो अब इसके देखिए, इसके प्रकार 3 होते हैं। जैव विविधता को 3 स्तरों पे समझा जा सकता है। आनुवांशिकी जैव विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। प्रजाति जैव विविधता, स्पीशीज डाइवर्सिटी, एंड पारितंत्रीय जैव विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है? तो ये 3 तरह के होते हैं, तो हम लोग आगे समझते हैं। तो देखो, जैव विविधता को मैंने लिखा हुआ है आनुवांशिकी, प्रजाति, पारितंत्र। अब देखिए, जब विभिन्नता हमें आनुवांशिकी लेवल पे होती, तो उसको आनुवांशिकी जैव विविधता बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे भारत में 50,000 से अधिक आनुवांशिकी रूप से भिन्न धान पाए जाते हैं। मतलब धानों की इतनी वैरायटी हमारे पास अब है, और इन धानों में फर्क क्या है? आनुवांशिकी लेवल पे, जीन्स लेवल पे इनमें डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल कि हर दूसरा इंसान अलग है। हम, कोई भी ऐसा नहीं होता है जिसकी सेम फेस हो, सेम रहन, सेम बोली हो, तो ये सब कहाँ से आ रहा है? ये हर दूसरा इंसान अलग है, क्योंकि जीन्स सबका डिफरेंट क्या है, आनुवंशिकी जैव विविधता, ठीक है? यह अब बात आती है दूसरा, प्रजाति विभिन्नता, जैव विविधता। यह विभिन्नता, जब विभिन्नता जो होती है जातीय लेवल पे, कोई जाति है उसके लेवल पे हमें विभिन्नता दिखती है, तो उसको जाति, फॉर एग्जाम्पल हमारे वेस्ट घाटी में उभयचर जातियां पाई जाती है, ठीक है, और पूर्वी घाटी में पाई जाती है, सेम जाति है, लेकिन उनमें क्या है, फर्क होता है। वेस्ट घाटी को उभयचर जातियों की विविधता पूर्वी घाटियों से अधिक होती है। उभयचर जाति है, और जो पूर्वी घाटी, उनमें वेस्ट घाटी के उभयचर जातियों की जो डाइवर्सिटी होती है वो ज्यादा होती है। अब ये विभिन्नता जो होती है वो जाति लेवल पे होती है, ठीक है? अब तीसरी बात आती है पारितंत्रीय। पारितंत्रीय मतलब इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। तो एक इकोसिस्टम में जो डायवर्सिटी होती है, उसको हम लोग बात उसको बोलते हैं पारितंत्रीय जैव विविधता, ठीक है? तो जैसे वर्षा वन एग्जाम्पल में भारत के, तो हमारे देश में बहुत सारे इकोसिस्टम है। तो वर्षा वन है भारत के रेगिस्तान, तो ये क्या है, दोनों इको सिस्टम है, बट दोनों इको सिस्टम कम्प्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट। तो ये जो विविधता हो, इसको पारितंत्रिक जैव विविधता बोलते हैं, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं, अब बायोडायवर्सिटी की बात आती है तो नेचुरल सी बात है, बायोडायवर्सिटी में हमारे जीव होंगे, प्लांट्स होंगे, और वन संरक्षण होगा, उसके क्या क्या पॉलिसीज हैं, तो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। इसीलिए बायोडायवर्सिटी, वन्य जीवन में तो सबसे पहले वन्य जीवों की बात करें। आइए हम लोग बात करें। देखिए, हमारे बहुत सारे जो हमारे वन्य जीवन बायोडायवर्सिटी है, उसमें बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो विलुप्त होते हैं, वो कहीं इंडेंजर्ड हैं। तो क्या होता है कि ऐसे में हमारे सरकार ने पॉलिसी बनाई हुई है कि बायोडायवर्सिटी अगर लाइफ सस्टेन करनी, तो बायोडायवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट है, तो संरक्षण, और जो विलुप्त होने वाले हैं
कैसे संरक्षित किया जाए, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए के बारे में लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम लोग विलुप्त जीव। विलुप्त जीव को हमने इंग्लिश में एक्सटिंक्ट। विलुप्त जीव वो जीव होते हैं जिनका अंतिम सदस्य मर जाता है। ठीक है, जब किसी जीव का अंतिम सदस्य मर जाता है, फिर उस जाति का विश्व में कोई जीवित जीव अस्तित्व में नहीं होता, तो उसको विलुप्त जीव। ठीक है, जब किसी जीव का प्राकृतिक वातावरण बदल जाता है और उसमें बदले हुए वातावरण में जीवित रहने की क्षमता नहीं होती, तब ऐसा। इसमें जब किसी जीव का अंतिम सदस्य, मान लो किसी एक फैमिली है, फैमिली का लास्ट मेंबर जब मर जाता तो उस फैमिली मतलब कंप्लीटली खत्म। उसी तरह से ये विलुप्त जीव भी है कि इनका एक फैमिली था और ये लास्ट जो सदस्य था मर गया, वो विलुप्त जीव होंगे। लेकिन ये क्यों होता है? उसके पीछे रीजंस हैं कि कुछ प्राकृतिक ऐसे चेंजेज हुए, इन्वायरमेंटल चेंजेज हुए जिसमें ये लोग ट्रेन नहीं कर, फिर वो एनिमल्स धीरे धीरे क्या होते हैं, विलुप्त होते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पिक्चर लिया हुआ है, इसमें मॉरिशस का डोडो पक्षी है, मानव शिकार के कारण विलुप्त हो गया। उसमें क्या, मॉरिशस में डोडो पक्षी के लोग क्या हुए कि जब शिकार किए, काफी लोग इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनको क्या है, शिकार करते करते ऐसा स्टेज आया कि लोगों ने उनके कंप्लीटली लास्ट मेंबर को ही मार दिया। तो क्या है, डोडो पक्षी आज के टाइम में कंप्लीटली विलुप्त हो। ठीक है, अब बात आती है वल वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज को हम लोग हिंदी में बोल सुभेद्र प्रजाति। ठीक है, तो अब सुभेद्र प्रजाति क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें वो प्रजातियां सम्मिलित हैं इन्हें यदि संरक्षित नहीं या उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक यदि जारी रहे तो वो निकट भविष्य में विलुप्त होने का खतरा है। मित्र प्रजाति वो होते हैं जिनको अभी फ्यूचर में संरक्षण की जरूरत। अगर उनको संरक्षण नहीं किया गया तो क्या होते हैं कि उनका लास्ट मेंबर मर जाएगा और फिर वो भी विलुप्त जीव बन सकता। तो वो ऐसे स्पीसीज को प्रजाति का, इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है। कि अब ऐसा होता है, वल्नरेबल स्पीसीज जो होती है कि क्या है, बहुत थोड़े उसके मेंबर्स बचे हुए होते हैं। ऐसे में उनकी संख्या बहुत कम है तो उनको संरक्षित करना है जो वो विलुप्त होने। ठीक है, अब बात करते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स। इंडेंजर्ड एनिमल्स वो होते हैं जिनको फ्यूचर में, इनको इंडेंजर्ड एनिमल्स को संकटापन्न भी बोलते हैं। इसमें वे सभी प्रजाति सम्मिलित हैं जिनके विलुप्त हो जाने का खतरा है। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN ने विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट जारी के नाम से सूचित कर। देखिए, इंडेंजर्ड एनिमल्स वो होते हैं जिनको देखिए कि फ्यूचर में इनके मतलब इनकी प्रजातियों की बहुत कम संख्या पाई जा रही है। फ्यूचर में इनके लुप्त होने के खतरा है। और ऐसे केस में क्या होता है, जब किसी स्पीसीज का कोई होता है कि बहुत कम मेंबर्स रहे, तो IUCN जो होती वो क्या करती कि उस इंडेंजर्ड एनिमल्स की एक लिस्ट को जारी करती है, उसको रेड लिस्ट बोला जाता है। फिर लोगों को पता चलता है ये रेड लिस्ट में ये एनिमल और इन फ्यूचर इनके लुप्त होने का खतरा। तो ऐसे के केस से एनिमल को स्पेशल संरक्षण को लुप्त ना हो, स्पीसीज जी रहे हैं। हमने पिक्चर में रेड पैंडा स्पेशली हमारे इंडिया, चाइना, जो हमारे जितने भी नेबर कंट्री है उसमें पाए जाते हैं। लेकिन पहले काफी संख्या में पाया जाता है, बट अब पिछले कुछ दशकों में 20-25 सालों में रेड पांडा की संख्या बहुत कम हो गई है। तो IUCN ने इसके बारे में एक रेड लिस्ट जारी कर दी है, बता रहा है लोगों को एक सूचना देना है कि ये डेंजर एनिमल्स हैं, इनकी सब लोग संरक्षण करने ये लोगों की परम
अब बात करते हैं रेयर स्पीसीज या दुर्लभ प्रजाति। दुर्लभ प्रजाति में संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। जब किसी स्पीसीज की संख्या बहुत कम होती है संसार में, तो उसको क्या बोलते हैं? रेयर स्पीसीज। तो और ये बहुत ही लिमिटेड स्थानों पे भी पाए जाते हैं। ठीक है। जब किसी बड़े क्षेत्र में बड़े लिमिटेड जगह जाति की बहुत कम संख्या पाई जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेयर स्पीसीज। जैसे कि मैंने पिक्चर में एक पिक्चर लिया हुआ है मालाबार सीवेट। ये मालाबार सीवेट एक टाइम में था बहुत पाया जाता, बट पिछले कुछ टाइम में, कुछ सालों में, पिछले तो ये बिल्कुल रेयर स्पीसीज होता जा रहा है। तो ये मतलब ये इसको रेयर स्पीसीज बोला जाता है। अब हम लोग क्योंकि बायोडायवर्सिटी था, वन्य जीवन के बारे में हम लोग देख रहे थे। वन्य जीवन को संरक्षण करने की भी जरूरत होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आज के टाइम में जब डेवलपमेंट काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में लोग आगे बढ़ने के लिए वन्य जीवन को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन्य जीवों को नुकसान पहुंच रहा है, वन्य जीवन को नुकसान पहुंच रहा है। तो इसीलिए 1972 में वन जीवन संरक्षण अधिनियम को लाया गया और उसका उद्देश्य यही था कि जंगली जो जानवर हैं, पौधे हैं, की विभिन्न प्रजाति हैं, संरक्षण प्रदान करना इस वन जीवन संरक्षण अधिनियम का परम उद्देश्य है। ठीक है। इस वन जीवन संरक्षण अधिनियम में जो जंगली जीव हैं की आवास का भी प्रबंधन किया जाए, तो उनको कैसे संरक्षण दिया जाए, उनकी आवास को, उनके खान पान को, हर चीज का ध्यान और उनसे बनने वाले वस्तुओं की विनिमय और नियंत्रण के लिए कानून भी तैयार किया। ये कई बार हम लोगों ने तस्करी का नाम सुना हुआ है, तो कई बार लोग जो होते हैं वन्य जीवों की तस्करी करने लगते हैं, उनको मारते हैं, तो वन्य जीवन इस तरह से काफी अफेक्ट होता है और ये फिर ये दिक्कत का काम है। तो ऐसे केस में सरकार ने नियम बनाया है कि वन्य जीवों की संरक्षण अच्छे से प्रोवाइड किया जाए इस एक्ट के थ्रू और कौन कौन सी चीजें बनेंगी, उनका कौन कौन सी चीजों का विनिमय होगा, ये भी एक कानून के तहत। ठीक है। अब बात आती है झूम कृषि की। झूम कृषि जो होती है वह मुख्यतः आसाम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में पाया जाता है। और बात की जाए हमारे तो यह कृषि भारत के उत्तर पूर्व में और झूम के अब ये बात आती है कि झूम किसी कृषि में तो इसमें मेनली मक्का, मिर्च, चावल, सब्जी ये सारी सब्जियां उगाई जाती हैं। उसका क्या होता है कि इस खेती में पेड़ों को काट कर जला दिया जाता है और उस जमीन को साफ की जाती है और उसमें पुराने उपकरणों से जुताई करके खेती। इस जो कृषि है इसका यही एक मतलब एक दिक्कत तो एक जो साइड इफेक्ट मुझे समझ आता है, जहाँ भी खेती करनी होती है, ये खेती कुछ साल वहाँ पे होती है, फिर वो जगह बदल दी जाती है। इस तरह क्या है? वन्य जीवन को कहीं न कहीं जो कृषि है वो बहुत नुकसान पहुँचा रहा है। जहाँ भी कृषि करनी है तो लोग जाएँगे वहाँ पेड़ों को काटेंगे, पेड़ों को काट के जलाया जाएगा, फिर वो जगह भूमि के लिए बना कृषि के उपयोग से दृष्टि से बनाया जाए, फिर कुछ साल 8-10 साल वहाँ पे कृषि की जाएगी, फिर उस जगह को छोड़ दिया जाएगा, फिर दूसरी जगह जाएँगे, फिर वहाँ पे फिर ऐसे ही प्रोसेस किया जाए, पेड़ों को काटा जाएगा, जलाया जाएगा, फिर वो जगह वहाँ पे कृषि। इस झूम कृषि का जो सबसे जो साइड इफेक्ट है यही है कि वन्य जीवन को डिस्टर्ब करता है, पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है और कहीं न कहीं ये हम इस तरह से जब पेड़ों को जलाया जा रहा है तो कहीं ये अपने वायुमंडल के लिए नुकसान। कृषि है का ये नेगेटिव प्रोस्पेक्ट समझ आता है। चिपको आंदोलन। अब चिपको आंदोलन जो है यह आंदोलन चमोली जिले में रेनी गांव में 1973 में शुरू हुआ था। ठीक है। ये काफी फेमस आंदोलन है, तो इसके बारे में आप लोगों को जानना है। ये पेड़ों और जंगल को काटने से रोकने के लिए हुआ था। ऐसा हुआ था कि इसको नाम चिपको आंदोलन इसलिए बोला जाता है। 1973 में चमोली जिले में ये आंदोलन चलाया गया था
और इसमें लोग लोग पेड़ों को काट ना सके, इसलिए जो वहाँ आसपास के गांव के लोगों ने, जो उसके मुख्य जो आंदोलन के चीफ थे, उन्होंने क्या स्टार्ट किया कि पेड़ों को पकड़ के चिपक के वो खड़े हो जाते हग करके, तो ऐसे में ताकि लोग पेड़ों को काट ना सके। तो इसीलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन, तो मतलब पेड़ों को चिपक के हग खड़े हो जाते थे ताकि लोग पेड़ों को ना काटें, इसलिए इसको आंदोलन किया गया। इस आंदोलन की शुरुआत चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी ने, मतलब इन्हीं के सुपरविजन में चिपको आंदोलन चलाया गया था। और इसका नेतृत्व सुंदर लाल बहुगुणा जी ने। ठीक है, तो आप लोग को समझ गए होंगे, काफी फेमस ये आंदोलन था, और क्योंकि ये वन्य जीवन से संबंधित था इसीलिए इस चैप्टर में आप इस। अब बात आती है वन अधिनियम 2007। तो इस वन अधिनियम 2007 क्या है आप लोगों को, इसमें क्या होता है, इस अधिनियम के अनुसार जो लोग वन में कम से कम 25 सालों से रहे हैं, उस भूमि और उस पे उगाए गए उपज पे अधिकार है। 2007 में एक वन अधिनियम आया। वन अधिनियम में ये बताया गया, डिक्लेयर किया गया, जो लोग, हम लोग जानते हैं कि फॉरेस्ट में गांव कुछ कुछ लोग रहते हैं, कुछ गांव वासी भी रहते हैं, जो लोग उस गांव में, उस वन में लगभग कम से कम 25 साल से रह रहे हैं, पे, और अगर वो उपज कर की उपज पे पूरा अधिकार देता है। तो अब क्या है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है, के बारे में हमें थोड़ा पता होना। तो ये इस बारे में देख, यह अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जंगली जीवों और पौधों को विलुप्त होने से बचाना और उन्हें सुरक्षित करना। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण के नाम से ही हमें ये समझना चाहिए कि वन्य जीव पौधे विलुप्त न हो पाए, तो ऐसे में ये एक्ट लाया गया 1972 ताकि हम लोग रक्षा कर सकें। एक कानून बनाया कि आते वन्य जा सके, अगर वो लोग चाहते, तो ऐसे में उन्हें कठोर, इसे वन्य जीवों की अवैध तस्करी, व्यापार को रोकने के लिए लाया गया, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, 2003 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया के तहत जुर्माना और सजा को और कठोर बना दिया। तो वन्य जीवन संरक्षण है वो 1972 में लाया गया, लेकिन 2003 में इसमें कुछ चेंजेस किए। वो चेंजेस इसीलिए किए गए, जो एक्ट है या कानून है वो थोड़ा सा सख्त किए जाएं, क्योंकि ये जो लोग थे उसके नियम के बावजूद भी वन्य जीवों को काफी नुकसान पहुंचा रहे थे। और ऐसे में तो फिर ये बात सामने आई कि कुछ नियम को सख्त, कानून को और सख्त बनाने के, तो ठीक है, जिसके तहत जुर्माना और सजा को और कठोर बना दिया गया। ये जो संशोधन था 2003 में लाया गया। आर्टिकल 51A के तहत वन्य जीवों सहित पर्यावरण की रक्षा करना हर नागरिक का ड्यूटी। ठीक है, तो देखिए जितने भी ये कानून होते हैं, एक्ट होते हैं, उन्हें एक कहीं न कहीं हमारे देश के एक कानून है, तो उन्हें हमारे आर्टिकल में उनको स्थान दिया जाता है। तो आर्टिकल 51AG ये हमें वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के बारे में है, और इसके तहत वन्य जीवों की संरक्षण, पर्यावरण की रक्षा करना हर नागरिक का परम ड्यूटी। तो ये वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में मुझे लगता है कि हर देश के नागरिक को पता होना चाहिए। तो ये था आज लास्ट चैप्टर ईवीएस का, बायोडायवर्सिटी तक के 8 सेक्शंस में हमने कंप्लीट कर लिया ईवीएस का आज। अब इसके बाद इन सारे चैप्टर्स के हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जिसको आगे हम लोग अलग से इसकी रिकॉर्डिंग करके डालूंगी। आई होप आप लोगों को सारे क्लासेस अच्छे लगे होंगे, और इसके बारे में सजेशंस हो तो जरूर दें। थैंक यू।